एक बच्चे के डैड उसे बहुत ज़्यादा नाराज है रिजल्ट के बाद, बात ही नहीं करना चाहते, वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। बच्चा आता भी है कुछ बोलने, पापा बस इशारों बात करते ही, पापा जो है कुछ बोलना ही नहीं चाहते। बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में कि सर मैं क्या करूँ, जब भी उनको देखता हूँ टेंशन हो जाती है, सोचता हूँ पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ, पापा से कैसे बात करूँ। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, नाराज़ किस वजह से हुए थे? उसने बोला सर इस वजह से नाराज़ हुए थे क्योंकि मैं फेल हो गया। मैंने कहा ओके, तो पास हो जाओ ना। जब भी लगे कि वो तुमसे नाराज़ हैं, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ो। जब भी तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करो। लाइफ में कभी भी खुद को प्रूव करना है, लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो, कोई तुम्हें सुनना चाहता है नहीं सुनना चाहता, कोई तुम्हारे साथ है नहीं है, कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं हर बार, हे कौन्ते अपना कर्म कर, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरा धर्म ही तेरा कर्म है। एक बहुत अच्छी लाइन स्टेटस पे आजकल फेमस हुई थी कि हे अर्जुन, तू जब वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। तू चाहता है कि हर कोई तेरी रिस्पेक्ट करे, हर कोई तुझसे प्यार करे, तुझे सेल्फ प्राउड फील हो, तो कर्म करना अपना। कर्म क्या है तुम्हारा? तुम्हारा काम है डेडिकेशन से पढ़ना, डिसिप्लिन से पढ़ना, फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ना, जो पढ़ा उसे एग्जाम में, टेस्ट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। मान लो डैड तुम्हारे नाराज है, ठीक है, जिस दिन तुम कहोगे मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ, डैड क्या पूरा जितने भी यूनिवर्स के लोग हैं जो तुमसे सताए हुए हैं सब कहेंगे अरे कोई नहीं, बच्चा था कर दिया, कोई बात नहीं, आज तो प्राउडिंग मोमेंट है, पास हो जाओ ना यार, हर कोई रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारी। बट एक चीज़, कभी भी गलत शब्द यूज़ ना करें। पापा मुझसे नाराज नहीं है, पापा मुझे एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे हैं कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं। सामने एक बच्चे ने कल मुझे एक क्वेरी और पूछी, हमारा जो मेंटरशिप सेशन होता है जूम सेशन, उसमें एक बच्चे ने और कहा कि सर जब भी कोई मुझे कुछ बोल देता है ना, मैं हर्ट हो जाता हूँ और मैं पढ़ना बंद करके रोने लग जाता हूँ। तो क्या रो रो के ज़िंदगी बितानी है? क्या आंसुओं को बहा बहा के ज़िंदगी बितानी है? ज़िंदगी तो बहुत छोटी है मेरे दोस्त, पता नहीं कल तुम नहीं या कल मैं नहीं। अपने कर्म में ज़िंदगी बिताओ। जब भी तुम्हें किसी की बात हर्ट करती है तो रोना मत, अपना टारगेट उठाना, और जितना टारगेट दिया उसे 2 चैप्टर एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा करके चले जाना। लाइफ में याद रखो, कोई तुम्हें अगर ठुकराता है, कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, कोई तुम्हें हर्ट करता है, तो इसलिए नहीं कि तुम नीचे गिरो। प्रभु का हाथ पकड़ो, परमात्मा का हाथ पकड़ो, उस ईश्वर और अल्लाह का, रब का हाथ पकड़ो और पहले से बेहतर बनो। खुद को प्रूव करो हर बार कि तुम कर सकते हो। थोड़ा सा 2 घंटा और, 2 कॉन्सेप्ट और, 2 क्वेश्चन और, बस इस चीज़ को समझ जाओ, रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। किसी ने तुम्हारा दिल दिखा दिया और तुम पढ़ना छोड़ दो, मतलब तुम्हें लोग चाहिए क्या पढ़ने के लिए? अपना हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए तुम्हें लोग चाहिए, उनका काम है कहना। शब्दों से जवाब मत दो, कर्म करके दो। कर्म इतना बेहतरीन करो कि ऊपर वाला पूछे बता तेरी रजा क्या है, एंड देन बोलना कि मेरे को अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एग्जाम क्लियर करना है, सीए फाइनलिस्ट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आई एम नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिमाग में बस ये रखो, अपना जो पर्पज़ है, अपने ड्रीम को कभी फॉरगेट मत करो, उसी के लिए पूरे पैशन के साथ रोज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ताकि एक दिन ऐसा आए कि जो जुबा, जो शब्द तुम्हारी नेगेटिविटी के लिए है, एक दिन वो सब तुम्हारी क्लैपिंग में तालियां बजाए। दैट्स इट। चलिए आज की मोटिवेशन की स्टार्टिंग यही रखते हैं। अब मेरे पास आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक हैं आज। आज हमें पढ़ना है रिट्रेसमेंट कंपनसेशन, देन हम पढ़ेंगे वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। सर क्या इसमें क्वेश्चन भी है? देखो वीआरएस के अंदर तुम क्वेश्चन देख सकते हो, फिर पीएफ का टॉपिक है, पीएफ के टॉपिक के बाद तुम क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन 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 एंड क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 to 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। ये कंपनसेशन क्या कहता है? ये कंपनसेशन का प्रोविजन ये कहता है, देखो पहले तो सेक्शन रिकॉल करते हैं सैलरी के सारे। ओके, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। सेक्शन 16 मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये का। 17 में हम बच्चे टॉपिक करके एक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट कुछ टॉपिक में सेक्शन याद किए थे, जैसे टन 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 टारा टन टन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 किसका है सर? ग्रेचुइटी का। ग्रेचुइटी के बाद 10 10 ए फॉर आजा, किस चीज़ का था? बोलो 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 सर, रिटायरमेंट बेनिफिट में वो सेक्शन था, सर कुछ बोलते उसको, हम क्या बोलते हैं? अरे वही तुम याद दिला रहा हूँ, बताओ ना। अरे यार तुम तो इतनी जल्दी भूल जाते हो। ये देखो
मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था पेंशन का, ये हो गया 1010A। उसके बाद 1010A तुमने पढ़ लिया, दिस इज नाउ 1010AA। 1010AA किसका था सर? लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट का। ओके, उसके बाद सेक्शन की सीक्वेंस आगे बढ़ते हुए अब हम बात करें 1010B। ये 8 नहीं है, ये B है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे, दिस इज B। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6 1010B, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। सर क्या कहता है ये कहता है सर देखो लाइफ में सिचुएशन दो टाइप की आएंगे, एक है रिट्रेचमेंट की, एक है वॉलंटरी रिटायरमेंट की। रिट्रेचमेंट क्या होता है कि कंपनी ही बंद हो रही है या किसी वजह से कंपनी तुम्हें निकाल रही है। रिट्रेचमेंट, ट्रेचमेंट होता है जोड़ना, तुम्हें हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? हो सकता है कंपनी बंद हो रही हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया हो, लॉकडाउन हो गया हो, कोरोना आ गया हो, या मोदी जी की कोई स्कीम आ गई हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, तुम्हारे यहाँ 120 है, 20 को हटाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा? द रिट्रेचमेंट कंपनसेशन मीन्स द कंपनसेशन पेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अंडर एनी एक्ट, रूल, ऑर्डर और नोटिफिकेशन इशूड अंडर एनी लॉ। तो क्या ये याद रखना? बिल्कुल याद नहीं रखना। इट ऑल्सो इंक्लूड कंपनसेशन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ, हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग, या तो हो सकता है बिजनेस बंद हो रहा हो, या तो हम उस एम्प्लॉय को हटा रहे हैं, जॉब से हटा रहे हो, या फिर 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 उसका क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग, आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है तो हटाना पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन, आप उसे हटा रहे हो, एंड ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, या तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कुछ चेंज कर रहे हो कि वो आपके यहाँ काम करना नहीं चाहता, एम्प्लॉयमेंट वो टेक टैक्सेबल एज द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हाउएवर द रिट्रेचमेंट कंपनसेशन वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर 1010B। 1010B के अंदर ये एग्जाम्प्ट होता है, और कैसे होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25F ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्या सर ये सेक्शन याद रखना है? नहीं याद रखना, ये एग्जाम में देखोगे तो कोई क्वेश्चन भी इसका नहीं है, दूर दूर तक नहीं है इसका कोई क्वेश्चन, बस एक कैलकुलेशन है वो तुम्हें दिमाग में रखनी है कि 1010B में कैलकुलेशन है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन के नाम से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कहीं परेशान नहीं होना। ओके, कहता है सर 15 डेज एवरेज पे लेना है आपको, ठीक है, यानी 15/26 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई करके लिखोगे, मल्टीप्लाई में एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, उसके बाद आप लिखो राउंडेड ऑफ 6 मंथ, राउंडेड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से अगर ज़्यादा हुआ तो हम राउंड ऑफ इसको कर देते हैं। ओके, नाउ एन अमाउंट नॉट लेस देन 5 लाख एज मे बी नोटिफाइड विद द सेटल गवर्नमेंट, और मैक्सिमम कितना होगा सर? 5 लाख। दिस इज योर रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, एंड विच एवरेज जो लोअर होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बस सिंपल सा है, एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या आप लिखवाओगे हमेशा की तरह? डेफिनेटली लिखवाऊंगा, बिकॉज मैं 2 टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूँ, पहले ये एंड VRS, देन दोनों के नोट्स लिखवा दूंगा। ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई है हमें, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई है, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है सैलरी का मीनिंग। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, अगर ये निकालना होगा तो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कुछ, अगर आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से इतना पढ़ना बहुत है। मैंने तो 1-2 बच्चों से पूछा क्या होता है, उन्होंने बोला सर हमारे टीचर ने फॉर्मूला लिखवाया उतना ही काफ़ी। हाँ, फॉर्मूला मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा रीडिंग इसलिए दे दिया कि आपको पता रहे थोड़ा बहुत कि हाँ ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आया हुआ है, इंडस्ट्रियल। ओके, इसके बाद आता है सर VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, 1010C। सर सेक्शन याद हो गया क्या? देखो 1010 ग्रेचुइटी, 1010A ये किस चीज़ का सेक्शन हो गया? ग्रेचुइटी। फिर 1010A किसका हो गया सर? बोलो 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 बोलो, अभी तो बताया था पेंशन का। फिर 1010AA लीव इनकैशमेंट। फिर 1010B रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। नाउ 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट। और ये सर सारे सेक्शन याद करा दिया आपने? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ, वरना मैंने आपको नॉर्मल बोला है 15, 16, 17, 15, 16, 17 सैलरी खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। लमसम पेमेंट और अदरवाइज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट वुड बी टैक्सेबल एज द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हाउएवर इट वुड बी एग्जाम्ड अंडर 1010C सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। बट सर ये है क्या वो तो बता दो,
ये है क्या वो तो बता दो। देखो ये कह रहा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं हर 10 ईयर पे एक ऑप्शन देता हूँ कि जिसे जाना है वो जा सकता है, ठीक है। तो मैंने एक ऑप्शन लगा रखा है कि भैया आप 200 एम्प्लॉय हो गए, 250 एम्प्लॉय हो गए, मैक्सिमम मुझे 200 ही रखने हैं, तो 50 थोड़े से ज़्यादा हो गए, अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है। पहले वाले में मैं निकाल रहा था भैया आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप जा सकते हो। दिस इज VRS, ओके। एलिजिबल अंडरटेकिंग सर किस किस के ऊपर अप्लाई है? एम्प्लॉय ऑफ द फॉलोइंग अंडरटेकिंग एज एलिजिबल एग्जाम्पशन अंडर क्लॉज। तो ये आपके होमवर्क के तौर पे याद रखना, ये एग्जाम के पर्पस के लिए नहीं है, मैंने ज़्यादा डाल रखा है, ये मेरी आदत है, आपको इतना रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है, लॉजिकली बस थोड़ा सा बताया कि पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई होता है, अदर कंपनी पे, ऑथराइज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैविंग इंपोर्टेंस थ्रू इंडिया, ठीक है। स्टेट और स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बता देगा। तो सर पढ़ने वाला क्या था इसमें? इसमें बस ये पढ़ने वाला है कि भैया वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया तुम चाहो तो अब हमें छोड़ के जा सकते हो। ओके सर जा रहे हो तो कुछ पैसा लेके जाएंगे, मिठाई का डब्बा? हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे। रिट्रीचमेंट कंपनसेशन की मैक्सिमम लिमिट की थी 5 लाख, इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है। तो वही वो कह रहा है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एग्जाम्पशन शुड नॉट बी 5 लाख। सच कंपनसेशन शुड बी एट द टाइम ऑफ हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। जब हम उसको नौकरी से निकाल रहे हैं या फिर वो नौकरी छोड़ के जा रहा है या फिर वो वॉलंटरी जा रहा है, उस समय ये कैलकुलेट होता है। इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम और स्कीम वॉलंटरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज स्कीम ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन, इसको वॉलंटरी सेपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके द एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल इवन इफ सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। आपको ये पैसे, उसने बोला सर 3 लाख रुपए चाहिए, मैंने कहा ठीक है अभी 1 लाख ले ले, 2 महीने बाद 3 महीने बाद 1 लाख, 1 लाख, वो कह रहे तब भी ये स्कीम में आ पाओगे, ठीक है। बहुत चाहे तो तुम्हें एग्जाम्पशन तब भी मिलेगी जब ये इंस्टॉलमेंट में मिल रहे पैसे तब भी। गाइडलाइंस क्या है सर? द स्कीम शुड बी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद सच गाइडलाइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शुड इंक्लूड द क्राइटेरिया इकोनॉमिक विवाबिलिटी। सर आज आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, टॉपिक ऐसा है यार, एग्जाम में क्वेश्चन के लिए ये सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हम, इसमें बस फॉर्मूला रखना है, VRS दे रखा है तो क्वेश्चन अप्लाई करो, दैट्स इट। मैं बस अपनी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ, दैट्स इट। रूल 2B ए प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द पर्पज ऑफ एवो क्लोज। लिखा इट अप्लाइज टू एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस ऑफ कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 10 साल तुम्हारे सर्विस के हो चुके हो, तुम्हारी एज 40 क्रॉस हो चुकी है। ओके स्टार लगा लेना। अगर मैं एग्जामिनर होता तो MCQ में तुमसे ही पूछ सकता था कि VRS किसको मिलेगा, 40 ईयर की एज चाहिए। इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉय बाय वट एवर नेम कॉल्ड, उनका नाम क्या है फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूड वर्कर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी और द अथॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट डायरेक्टर। इसमें डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आते। ओके ये भी MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। Now, a scheme of voluntary retirement or separation must have been drawn to result in overall reduction in the existing strength of the employee। कि भैया इसका एक ही मतलब है कि तुम अपने एम्प्लॉय को घटाना चाहते हो। वैकेंसी कॉज बाय द वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन मस्ट नॉट बी फिल्ड अप। अगर आपने लोगों को हटाया तो ऐसा ना हो कि तुमने यहाँ हटाया और वहाँ पे एड ऑन कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। द रिटायरिंग एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन द अनदर कंपनी। भाई तुम यहाँ से छोड़ के गए और फिर दूसरी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो इसलिए छोड़ के जा रहे हो ना, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो जाओ ना, नौकरी मत करो, पैसे तो दे ही रहा हूँ, यहाँ छोड़ के जा रहे हो फिर कहीं और नौकरी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ई ना चोल पे। और कंसर्न बिलोंगिंग टू द सेम मैनेजमेंट, द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अकाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट नॉट एक्सीड। ओके अब यहाँ पे कैलकुलेशन बताया इसने, अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू द 3 मंथ सैलरी ऑफ ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ। अभी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा आपको, फिर से नोट्स दे रखा है। वेयर एग्जाम्पशन वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हैज अलाउड इन एनी असेसमेंट ईयर देन नो एग्जाम्पशन देयर अंडर शैल बी अलाउड टू हिम इन एनी अदर असेसमेंट ईयर। कह रहा है उस ईयर में तुम्हें एग्जाम्पशन दे दी ना तो अगले ईयर में एग्जाम्पशन मत मांगना। फिर कह रहा है सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। ओके तो मैं सैलरी का मीनिंग आपको लिखवा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन एक बार आके करते हैं। आइए रीडिंग कर दी। एग्जाम के लिए हमें क्या लेके जाना है, आइए मैं आपको एग्जाम के लिए कैरी ऑन करवाता हूँ कि एग्जाम में आप क्या लेके जाएंगे। एग्जाम के लिए सर हमें क्या याद रखना है? ओके दिस इज द राइट क्वेश्चन सर, एग्जाम के लिए बताओ क्या याद रखें। देखिए सबसे पहले लिखिए VRS लिखवा के फिर मैं आपको रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, नहीं पहले सर वही चलो सर सेक्शन के हिसाब से। ओके एक बार सेक्शन रिकॉल करें क्या? ओके यहाँ पे लिख लेना डायरी में, क्योंकि बार बार सेक्शन रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। एक था हमारा ग्रेचुटी का सेक्शन 10-10। उसके बाद है हमारे पास आपका पेंशन 10-10A। उसके बाद है लीव इनकैशमेंट, इसका था 10-10AA। ये सीरीज हो गई कंप्लीट।
आज हम इसमें नए सेक्शन ऐड कर रहे हैं। कौन कौन से सेक्शन? एक हमने ऐड किया रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, इसका था 10 ओके। उसके बाद हमने बात की वीआरएस की, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस की, इसका सेक्शन है 10 क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ बहुत अच्छी बात है। ये आपके सेक्शन जो आपने अब तक पढ़े, ये एग्जाम के लिए 5 स्टार टॉपिक है। अभी और भी ऐड होंगे, जो आज प्रोविडेंट फंड का टॉपिक मुझे बताना वो भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के वो क्वेश्चन है जो कहीं पे भी रख देगा और बोलेगा बता इसका आंसर। 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बस इससे बन सकता है जो अब तक आपने सीखा। लिखिए, हेडिंग बनाइए वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, वॉलंटरी। अच्छा, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन पहले पढ़ना था ना? अरे भाई रिट्रीचमेंट पहले बता देता हूँ, नो जल्दबाजी। रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। एग्जाम्शन क्या कहाँ अवेलेबल है सर? एग्जाम्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 10(10)(b) में, 10(10)(b). एग्जाम्शन क्या है सर? कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, then 5 lakh, which ever is lower। क्या होगा? which ever is lower। इस पे सर आज तक कोई क्वेश्चन सेपरेट नहीं आया, तो इसलिए है भी नहीं, आज तक आया ही नहीं। सोचो, आज तक तुम्हारे सिलेबस में नहीं आया कभी। 3 बार तो मेरे सामने सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है, आज तक कभी नहीं आया। इसका सर सैलरी का मीनिंग कैसे होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन ने लिखा ना एज पर द इंडस्ट्रियल एक्ट, सर सैलरी कैसे निकालते इधर? तो यहाँ पे लिखोगे सैलरी, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे? जैसे यहाँ लिखा ना कंपनसेशन एज पर द इंडस्ट्रियल। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैं इसको ऐसे ना लिख के वहीं लिखता हूँ, थोड़ा और सुंदरता बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एज पर द इंडस्ट्रियल एक्ट। बट ये कहता क्या है वो तो बताओ। ये बोलता है सर हम सैलरी निकालेंगे 15/26 मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी of last 3 month multiply में number of years completion of service। ओके, ब्रैकेट में लिखना राउंडेड ऑफ अलाउड, ठीक है। अगर क्या है सर 6 मंथ से ग्रेटर है तो, अगर ग्रेटर देन 6 मंथ है तो। ये वाली बात हमने ग्रेचुइटी में लास्ट पढ़ी थी, राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ बस 2 ही जगह आपको दिखेगा अभी तक, एक रिट्रीचमेंट कंपनसेशन में और दूसरा ग्रेचुइटी में। उसके अलावा राउंडेड ऑफ का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है अभी तक, आपने अगर ध्यान से लेक्चर्स को सुना हो तो। ओके ओके ओके, ठीक है, बस सर इतना ही पढ़ना था। हाँ, तो आप इतना कहानी क्यों दिखा रहे थे? बेटा बुक है ना, कुछ बच्चों ने बुक बाय कर रखी है। देखो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, अगर तुम सितंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो, जैन में दे रहे हो, बुक्स 100% बाइक करना। और अगर तुम जैन दे रहे हो तो आराम से नोट्स लिखो, स्टडी मैट से कॉन्सेप्ट मिला के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचाना है, रिजल्ट बचाना है, फुल मार्क्स लाना है, 100% बुक कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बाय नहीं किया तो डेफिनेटली बाय करो, मस्ट वर्थ बाइंग बुक है तुम्हारे लिए। बाकी लेटर ऑन करोगे, स्टॉक नहीं रहा फिर मैं सॉरी बोल दूंगा, उसके बाद तुम जानो भैया, अभी स्टॉक है, ठीक है। ओके, ये हो गया रेडी स्टडी एंड पो। चलिए सर अब हमें वॉलेंट्री वाला बता दो। ओके, आगे लिखिए अगला, VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ओके, ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है एग्जेम्प्ट होगा सर अंडर सेक्शन 10(10)(c)। दोनों को लॉजिक समझ में है ना? एक में तो हम धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, चल जा आज से हमें ज़रूरत नहीं है, और दूसरे में अगर जो जाना चाहे वो जा सकता है, हमें एम्प्लॉय रिड्यूस करने हैं। ओके, नाउ इसमें एक तो आ गया सर सैलरी पर मंथ सैलरी,
मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे लिखे ना इग्नोर फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन वगैरह दे रखा हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इग्नोर। हमने सिर्फ रिट्रेसमेंट कंपनसेशन में और ग्रेचुइटी में 6 मंथ राउंडिंग ऑफ वाला फिगर पढ़ा है, याद रखना प्लीज, ठीक है। और कहीं अप्लाई मत करके आना। नाउ सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, ठीक है। एंड थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड फोर्थ दैट इज मैक्सिमम कितना सर, अप टू 5 लाख। और इसमें क्या होगा सर, विच एवर इज लोअर। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, विच एवर इज लोअर। ये आपके लिए क्या होगा, लोअर जो होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आओ सर लिख लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अभी टाइम तो बहुत सारे लेक्चर में, प्रोविडेंट फंड करेंगे बेटा। प्रोविडेंट फंड ये तो बच्चों वाले टॉपिक है, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। मेन है प्रोविडेंट फंड जो आज हम सीखने वाले हैं। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, मुझको वो मुकाम मिला है। राम 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 एक, राम राम दो, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10। ओके चलो बस इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम प्रोविडेंट फंड का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग के पास बुक है, बुक नहीं है तो आप जानो आप कहाँ से कर रहे हो, मैं बुक से करवा रहा हूँ। ओके ओके। मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 7 लाख आफ्टर 30 ईयर 4 मंथ। ओके 7 लाख आफ्टर 30 ईयर 4 मंथ ऑफ सर्विस, ही स्टिल 6 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट। उसकी 6 साल की सर्विस जो है वही बची हुई है। एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ एंड डीए इज 5,000 पर मंथ। ठीक है सर, इसमें आपने वो नहीं सिखाया हमको, बेसिक सैलरी वही होगा, बेसिक प्लस डीए टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, दैट्स इट। ठीक है, विच फॉर्म पार्ट ऑफ पे 5,000 per month. Compute this taxable voluntary retirement compensation assuming that does not claim any relief under section 89. 89 क्या है लास्ट में पढ़ाऊंगा, सैलरी जब हो जाएगा तब। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड 7 लाख, एग्जाम्प्ट कितना होगा आइए सर कैलकुलेट करते हैं। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड 7 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख। ठीक है, 3 मंथ का सैलरी निकालना है, 3 मंथ सैलरी। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर, उसने लिखा था ना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर और 4 मंथ, तो हमने कहा था फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे, किस में सर, वीआरएस में, कंपनसेशन में है, रिट्रीसमेंट कंपनसेशन में, वीआरएस में नहीं है। ओके 30 ईयर मल्टीप्लाई में 3, मतलब 30 साल में हम 3 महीने की सैलरी देंगे, तो हमने कहा क्या लिखा 3 मंथ्स। ओके तो इसने क्या कहा बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक आपका हो गया 20,000 और डीए हो गया 5,000, तो यहाँ से आपने निकाल लिया इसको 22,50,000। नाउ लास्ट ड्रॉन सैलरी 20,000 प्लस 5,000, रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो क्वेश्चन ने बोला था कि 3 ईयर 4 मंथ रह रहे जिसमें 6 ईयर लेफ्ट, तो 6 ईयर लेफ्ट, तो 6 ईयर का 6 ईयर हो गया मल्टीप्लाई में 12 मंथ, तो इतना हमारा टाइम अभी पीरियड रह रहा है उसका जॉब का। अगर आप उसे नहीं हटाते तो वो सैलरी तुमसे इतना लेता ना, ये वो है। तो यहाँ पे आ गया सर 80 लाख, तो विच एवर इज लोअर सर 5 लाख, तो 5 लाख आपने लेस कर दिया, एग्जाम्प्ट हो गया, बचा हुआ 2 लाख पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दिस इज ओवरऑल फंडा। ओके 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 ठीक है सर। अब हमारा चलेगा प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आज ही हम करेंगे विथ इन अ लेक्चर। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 5। ओके चलिए जी लिखिए प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड, ठीक। सबसे पहले इसमें आता है सर स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। स्टेटरी मतलब होता है कानूनी, मतलब गवर्नमेंट ने जो बना रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन चलेगी इसके अकॉर्डिंग। स्टेटरी प्रोविडेंट फंड पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसमें जो भी मिलेगा सब एग्जाम्ड है, और जब सब एग्जाम्ड है तो हमारा कोई कैलकुलेशन का रोल बनता नहीं है, ठीक है। तो सर ये क्या होता है, मान लीजिए एक अकाउंट बनाया एसपीएफ, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उसको बोला कि डियर एम्प्लॉय, तुम ना, एम्प्लॉय को बोला जा रहा है, ये कौन है एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉयर, देखिए ये है एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयर में तो आर आता है, हाँ, तो यहां लिखो एम्प्लॉयर, ठीक। यहां पे एम्प्लॉय से बोला भाई तू ना कंट्रीब्यूशन कर, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और यहां पे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एक तरफ एम्प्लॉय कर रहा है, एक तरफ एम्प्लॉयर कर रहा है। सर कर क्यों रहे हैं ये तो बताओ। देखो इसका पर्पस क्या है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ पैसे होने भी तो चाहिए। तो एम्प्लॉय को बोला देख भाई तू तेरे को सैलरी 10,000 मिलती है ना, 1,000 तू डाल, 1,000 मैं डाल दो, 2,000 रुपये हो गया ना। तो हर महीने 2,000 2,000 2,000 इकट्ठा होगा। सोच पूरे ईयर में 24,000 तेरे लिए इकट्ठा हो जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट वगैरह जुड़ेगा वो अलग। और एट दी लॉम सम जब तू जॉब छोड़ेगा सोच तेरे पास कितना पैसा होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड सिस्टम। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेटरी। अब क्या होता है, यहां पे सिर्फ ये नहीं होता, यहां पे सिर्फ ये नहीं होता। अभी क्या होता है कि जो तुमने पैसा यहां पे इकट्ठा किया, लेट्स सपोज 1,000 रुपये इन्होंने डाले, 1,000 रुपये इन्होंने डाले, टोटल कितना हो गया 2,000। अब ये 2,000 कहीं पे इन्वेस्ट भी होता है, इन्वेस्ट हो गया। अब 2,000 कितना मल्टीप्लाई में इन्वेस्ट हुआ सर, मल्टीप्लाई में 12 मंथ, यानी 24,000 तुमने इन्वेस्ट किया। अब इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी आता है, क्या आती है, रिटर्न, रिटर्न वापस आती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, कि भाई एम्प्लॉय तुमने 1,000 रुपये डाले थे ना, 1,000 मल्टीप्लाई में 12, 12,000 रुपये, उसमें इंटरेस्ट आया सर, कितना सर आया सर, उस पर आया 100 रुपये इंटरेस्ट। अरे वाह मेरी तो लॉटरी लग गई। लेट्स सपोज कितना इंटरेस्ट आया, 100 रुपीज़। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयर ने भी लगाया, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, अरे कंट्री का मेरे को कंट्री नहीं दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे क्या हुआ, एम्प्लॉयर के भी पैसों पे 100 रुपये आया। अगर आज के चालाक एम्प्लॉयर होते तो बोलते बेटा पैसे मैंने लगाए थे ना, मेरे पैसे और मेरा इंटरेस्ट वापस कर, दोनों ने मिलकर लगाया था, बट ये थोड़ा ना बोला था तेरे को ले जाने दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होता, ये एम्प्लॉय के लिए ही लगवाया तुमसे, एम्प्लॉयर भैया जितना वो लगाएगा उतना तुम लगाओ, अब उसको सारा मिलेगा तुमको नहीं। ओके, तो देखो यार लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनना, बोलता है जो तुमने 1,000 रुपये लगाया ना ये एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर भैया जो तुमने एम्प्लॉय के लिए पैसा लगाया ना ये भी एग्जेम्प्ट है। ओके, इसका सेक्शन याद रखना 80C, अगर लगा दिख रहा है ना तुमको तो इसको डिडक्शन मिल जाती है 80C के अंदर, ठीक। 80C क्या होता है, डिडक्शन का चैप्टर 80C टू TU बेसिक में मैंने आपको बताया था, चिंता मत करो हम सीखेंगे वहाँ पे। ओके, और जो 100 रुपीज़ का मिला ना इसको, ये भी एग्जेम्प्ट है, इसको भी टैक्स नहीं देना। और सर ये भी जो 100 मिला है इसको भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। यानी ये प्रोविजन बस इतना है कि समझो कि पॉलिसी कैसे काम करती है। और सर ये 24,000 मान लो वो 10 साल आपके यहाँ काम कर रहा है, तो ये हो गया सर 2,40,000। तो 2,40,000 जब एज अ लमसम मिलेंगे, लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, मान लो 10 साल की जॉब बची थी उसकी, 10 साल बाद उसको जो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). अरे सर एक चीज बताओ ना, सब एग्जाम्प्ट है तो हम क्या करेंगे, हम बस नोट्स बनाएंगे बेबी, आओ नोट्स बनाओ। सर अगले वाले में आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन रूल, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगले वाले में आएगा, यहाँ पे नहीं। आओ लिखो, राम 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 एक, राम 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 दो। सर हो गया हमारा, हाँ बस चार्ट बना लो काम खत्म। बाकी थ्योरी पढ़नी है तो बुक बाय कर लेना, वहाँ पे मैंने लिखवा रखा है, एक बार मैं रीडिंग दे दूंगा। ओके, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार,
राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 1, राम 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 2। ओके ओके, डन 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 डन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ओ ओ ओ, दिस इज 2। सेकेंड लिखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट प्रोविडेंट होता है ना, प्रोविडेंट फंड। अरे मैं स्पेलिंग में मार खा रहा हूँ यार। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। एक बार स्पेलिंग चेक करने का बाबू, जब मैं करवा लूँगा उसके बाद स्पेलिंग चेक करूँगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RF, RPF। ओके, पहला था SPF। SPF में सब कुछ एग्जाम्प्ट है। ओके सर, इसमें भी वही कहानी बनेगी। क्या कहानी बनेगी? एक होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें लगाएंगे हमारे एम्प्लॉय भैया पैसा, एक हमारे लाएंगे एम्प्लॉयर भैया पैसा। एम्प्लॉय ने डाले 1000, ठीक, एम्प्लॉयर ने डाले, यहाँ पे लॉजिक है, एम्प्लॉय ने डाले 1000, ठीक है, और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तुमको माफ होगा भाई, कितना? अप टू 12% ओ ऑफ सैलरी। ये होगा एग्जेम्प्ट। तुम जितना मन उतना करोगे उतना नहीं, बस 12% ऑफ सैलरी। 12% तो सैलरी तक डाला ना तो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर डाला तो टैक्सेबल। ओके, अब यहां पे आएगा इंटरेस्ट, इस पैसे पे आएगा इंटरेस्ट, इस पैसे पे आएगा इंटरेस्ट। तो एम्प्लॉय वाले भाई को तो देखो इधर डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर, किस पे? इस अमाउंट पे जो भी खर्चा हुआ है, एक तरीके से डिडक्शन मिल जाती है, मतलब तुमको टैक्सेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट आया ना यहाँ पे, ये तो एग्जेम्प्ट है, बट कहां तक? अप टू 9.5% पर एनम, ये एग्जेम्प्ट होगा। किसके लिए सर? इंटरेस्ट के लिए। और एम्प्लॉयर के साइड से भी जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, एम्प्लॉयर ने जो 12% डाला था उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और यहां एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन था, दोनों पे मैक्सिमम 9.5% का ही तुमको डिडक्शन अलाउ है, तुम्हें माफी अलाउ है। कितना एग्जाम्प्ट होगा? 9.5 तक ही एग्जाम्प्ट है। ओके, अरे सर ये तो थोड़ा सा मेहनत वाला हो गया, तभी तो एग्जामिनर ये पूछता है। ओके सर, अब जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो पूरा एग्जाम्प्ट है। यहां पे लिख लेना लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, इसको आप लिखो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12). एग्जाम्प्ट, जो उसको लमसम मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(12) पे। यहाँ पे 12% की लिमिट एग्जाम एम्प्लॉयर के लिए जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इंटरेस्ट पे 9.5। ये थोड़ा सा यूनिक है यहाँ पे। आई लिखिए राम 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 1, राम 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 2, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4। ये तुमने लिखा क्या? आओ बुक पे आते हैं, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं इसको। थोड़ा सा मैंने और अच्छे से ना एक चार्ट बना के लिख दिया, नोटबुक में बनाना अलाउ नहीं है तो इस तरीके से बना दिया।
एक है सर स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, आइए इसको थोड़ा सा नजर डालते हैं। लिखा सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, इंटरेस्ट जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे है फुल्ली एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एग्जाम्प्ट है सर, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे हमने देख लिया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अमाउंट विड्रॉन वो भी एग्जाम्प्ट, यानी एक तरीके से स्टेटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्ट। फिर हमने बात की रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% तक एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C में ले लो आप, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 9.5%, इंटरेस्ट जो भी है एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन वो भी 9.5%, और जो भी एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट तो है लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है 5 ईयर वाली, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आती है 5 ईयर वाली, लिखा है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो भाई तुमको एग्जाम्प्ट तो कर देंगे टैक्स से, लेकिन कंडीशन है ये लिखनी पड़ेगी हमें, एम्प्लॉय सर्व्ड अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर, कि एम्प्लॉय ने 5 ईयर की सर्विस दे रखी है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। रिटायर बिफोर रेंडरिंग ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस, अगर तुम 5 साल की सर्विस देने से पहले रिटायर हो गए हो, अगर इल हेल्थ की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन, डिसकंटिन्यूस एम्प्लॉयज बिजनेस और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब उसके हाथ में नहीं था उसको छोड़ना पड़ गया, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट है, यानी ये दो बातें आपको लिखनी पड़ेगी, तो इन दो केस के अंदर एग्जाम्प्ट है। ओके, आगे लिखा ऑन सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, द एम्प्लॉय ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट विद एनी अदर एम्प्लॉय, तुम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ, आरपीएफ में लेट सपोज तुम्हारा 10 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है, इस ट्रांसफर टू द आरपीएफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द न्यू एम्प्लॉयर, अब जो 10 लाख मेंटेन किया है ओल्ड एम्प्लॉयर ने, वो नए एम्प्लॉयर को 10 लाख रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। The entire balance standing or the credit to the employee is transferred on his NPS account referred to in section 80CD and notified by the central government. Other case it will be taxable. ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो मैं आपको नोट डाउन अभी करा देता हूँ, ये मेरे को अभी पढ़ाना था। अब हमारे दो रह गए सर, एक रह गया अनरिकॉग्नाइज्ड, इसमें सारी चीज़ें टैक्सेबल हो जाएंगी मैक्सिमम, और एक हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आइए नोट्स पे आते हैं, जो अभी मैंने नोट आपको डिस्कस किया वो एक बार रीड आउट करवा देता हूँ। यहाँ पे पेज भी ओवर हो गया यार, आओ लिखिए सर नोट, लिखिए सर पहला नोट, लमसम अमाउंट received from RPF is exempt अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन बोलेंगे क्या रहे इसको, नहीं सर क्लॉज बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे क्लॉज चलता है, सबसेक्शन नहीं, 10, 12, इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विस of 5 years or more, okay, आगे लिखिए if employee rendered service less than 5 years, if employee rendered service less than 5 years, rendered service less than 5 years, then exemption claim earlier is taxable। तो तुमको जो एग्जाम्पशन दी थी ना भाई वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब तुम्हारे लिए सर्विस तभी फ्री है, मतलब तुम्हें एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब तुमने 5 ईयर की सर्विस दी है, 5 ईयर की सर्विस नहीं दी है तो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। इफ यहां पे लिखना इसी पॉइंट में, इफ एम्प्लॉय नॉट रेंडर्ड सर्विस अप टू 5 ईयर,
इन फॉलोइंग केस, देन नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर 5 ईयर की 5 ईयर की सर्विस तुम्हें देनी थी, तुम नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए? कुछ कंडीशंस की वजह से, फॉलोइंग केसेस की वजह से, तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, पहला, एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू इल हेल्थ, सर बीमार हो गया था सर इसलिए छोड़नी पड़ी नौकरी, ओके। सेकंड, एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, सर मालिक का धंधा मंदा पड़ गया था सर, उसी ने हटा दिया था सर, या फिर उसकी गरीबी देख के हमने छोड़ दिया कि बेचारा सैलरी कैसे देगा, एम्प्लॉयर्स बिजनेस, इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी। थर्ड, एम्प्लॉय हैज रिटायर विद द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के साथ हटाया सर, दैट हिज बैलेंस इन आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर, तुम्हारा जो बैलेंस है 10 लाख रुपए का वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय के पास, सॉरी नए एम्प्लॉयर के पास, न्यू एम्प्लॉयर। और एनपीएस अकाउंट अंडर सेक्शन 80CCD, क्या होता है डोंट वरी, 80C to 80U एक चैप्टर आएगा उसमें मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा। तो यहां तक हो गया क्या? आइए, ये लिख लिया था क्या आपने? ओ, लिख लिया था शायद वहां तक, हाँ लिख लिया था। आइए यहाँ पे ये नोट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच। यही मैं बोला था, अगर सितंबर में एग्जाम है, जैन में है ना, तो बुक से पढ़ो, उससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा, नोट लिखने का टाइम, सब कुछ लिखने का टाइम, सब कुछ उस पर बना रखा है मैंने आपके लिए ईजी वे में, ताकि आपको टेंशन ना हो पड़ते समय। ठीक है, बुक से करो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आराम से मे अटैम्प्ट दे रहे हो जैन 25 का, तो लिखो मेरे साथ नोट्स, और स्टडी में के साथ फिर पढ़ लेना। ओके, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ। ओके जी, एंड द थर्ड वन, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पहला हो गया रिकॉग्नाइज, दूसरा हो गया सॉरी पहला हो गया स्टेटरी, सब कुछ एग्जाम्ड, दूसरा हो गया रिकॉग्नाइज्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? अरे बेटा तुम हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, आपका है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपका है एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन यहां लिखो नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C। भैया इस वाली पे हम 80C में अलाउड नहीं करते। सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, कोई नहीं, इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट,
लेकिन एम्प्लॉय का जो एग्जाम्पशन है, ध्यान सुनना, जो एम्प्लॉय को हम अब तक 80C के अंदर डिडक्शन देते थे वो यहाँ नहीं मिलेगी। सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो बेटा दोनों ही आपके हैं एग्जेम्प्ट। अरे सर तब तो ये पिछले वाले से अच्छा है। नहीं बेटा रुको, अभी लमसम वाली बात आने दो, फिर पता चलेगा। ये हो गया एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब है लमसम, लिखो लमसम रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। अब जब तुम छोड़ के जाओगे ना, ध्यान सुनना, लमसम रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, अब जब तुम छोड़ के जाओगे तब की बात सुनो। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो भैया इग्नोर कर दो, तब तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्प्ट हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, या फिर ऐसे मत लिखो यार, यहां पे लिखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉय ने जब कंट्रीब्यूशन किया था तब डिडक्शन अलाउड नहीं थी, डिडक्शन अलाउड नहीं थी, यानी वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम उस पर टैक्स लगा रहे, तो हाँ, तो तुम ऑलरेडी उस पर टैक्स लगा चुके हो, तो लमसम पे टैक्स लगना चाहिए, नो। तो इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा था उसी समय गवर्नमेंट ने उससे टैक्स ले लिया था। ओके सर, इंटरेस्ट पे क्या करेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉय को सर कंट्रीब्यूशन मिला है, सर कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला, आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो एक आपका चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप उसमें ले जाके टैक्सेबल करोगे। सर क्यों? अरे तुम्हें यहाँ सैलरी में तब टैक्सेबल किया जाता जब तुम्हारे को उस पर डिडक्शन दिया जाता। जो चीज़ तुम्हारी सैलरी नहीं है तो उसका इंटरेस्ट सैलरी कैसे माना जाएगा? नहीं समझे आप? तुम्हारा इंटरेस्ट कब सैलरी में आता? जब तुमने जो अमाउंट डाला, कंट्रीब्यूट किया, वो सैलरी होता। जब वही सैलरी नहीं तो इंटरेस्ट सैलरी क्यों होगा? ओके सर, एम्प्लॉयर वाले पे बताओ। ओके तो एम्प्लॉयर पे आपकी दो चीज़ें आ रही हैं, एक है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर ने टैक्सेबल मतलब कंट्रीब्यूट किया था अपना, और एक है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों के दोनों आपके टैक्सेबल हो जाएंगे सैलरी में, क्योंकि हमने एम्प्लॉयर को डिडक्शन दिया था, तो हम उसका टोटल अमाउंट जो भी बन रहा है, ठीक है, वो सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। दिस इज योर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फटाफट लिख लीजिए इसको। सर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, मैं 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको, लिख लीजिए फटाफट। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 राम, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5। ठीक है सर, ओके। एंड द लास्ट जो हमें पढ़ना है इसमें वो है फोर्थ, सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड, इसी को कई बार अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड भी कहा जाता है। ओके सर, इसमें क्या होगा? देखो, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, आपके एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, ओके, तो हम इसमें क्या कर देंगे? डिडक्शन 80C,
हम डिडक्शन दे देंगे 80 के अंदर जो भी एम्प्लॉय ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। सर एम्प्लॉयर करेगा तो हाँ, एम्प्लॉयर पे लिमिट है। एम्प्लॉयर से बोला गया बेटा तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है ना ये अप टू 7,50,000 होना चाहिए, ठीक है। अंडर सेक्शन 17(1)(bii) ऐसे लिख लो इसको, क्लॉज ठीक है। ये कहते हैं 7.5 लाख तक आपका हम अलाउ कर देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओके। और सर जो इंटरेस्ट आएगा सर वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के पैसे का, एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर के पैसे पे जो इंटरेस्ट आएगा वो, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, तो उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जेम्प्ट कि भाई जो भी इंटरेस्ट आएगा अभी के लिए एग्जेम्प्ट है। सर रिटायरमेंट पे क्या होगा, यहाँ पे लिखो ये है अप्रूव्ड, यहाँ पे डालना ए पोर्शन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन। तो लमसम पे जो भी मिलेगा, लमसम ऑन रिटायरमेंट जो भी मिलेगा वो हो जाता है सर आपका एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13। और इसी में एक बच्चा आ जाता है सर अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड। तो इसमें एक अनअप्रूव्ड आ जाता है, तो अनअप्रूव्ड में क्या होगा, तो अनअप्रूव्ड का सेम ट्रीटमेंट है जो आपने अभी अभी यहाँ पे सीखा था वो। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, वहीं पे पेस्ट कर दूंगा। लो जी, बस इसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ, ये हेडिंग कट कर दूंगा बस, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहने वाली है। मतलब सर सेम है, हाँ जी सेम है, ओके। यू आर पी एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ये सारी चीज़ें बाकी सेम हो जाती हैं, ओके ठीक है सर। सर हमें समझ में आ गया, थैंक यू। अब क्वेश्चन करा दो सर। अरे बेटा लिख तो लो, लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं, आओ इसको पढ़ लो, उसके बाद हम लिख लेते हैं। लिख तो रही हो आप, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हमारी छुट्टी, फिर हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम सब रिवीजन पार्ट कंक्लूड कर लेंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम राम तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 1, राम 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 2। इसी के साथ हमारे अलाउंस का टॉपिक आज खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा परक्यूजिट, सेक्शन 17, लेकिन परक्यूजिट्स की लिस्ट से स्टार्ट होगी। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10। ओके बस ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें भी अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स है परक्यूजिट्स में, 2 to 3 लाख परक्यूजिट पे जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ओके। ये है हमारा परक्यूजिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी से अब हम पढ़ रहे हैं अलाउंस ओनली। आइए सर कुछ क्वेश्चंस कराइए ताकि हमारे नैन चच्चू खुलें। आइए देखते हैं,
लिखा है सर मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम सर्विस दिसंबर 31 2023 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस फॉलोइंग आर द particulars of his income or investment for the previous year 23-24. Basic pay 16,000 for the 9 months. Okay sir. Sir 9 months क्यों? क्योंकि वो दिसंबर में जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उसने काम नहीं किया, तो कितने महीने काम किया? 9 मंथ, इसलिए DA 50% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 8,000 का 50% कितना हो जाएगा सर? 4,000. कितने सर? 9 मंथ के लिए. लमसम पेमेंट रिसीव्ड ऑन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. वो तेरी अनरिकॉग्नाइज पे क्या क्या होता है, याद आ रहा है? ऐसा फिल्मों में होता है, क्या क्या होता है बताओ सर? अनरिकॉग्नाइज पे एक सेकेंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, सोचने दो मुझे. हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड है. डिपॉजिट इन पीपीएफ में उसने 40,000 डाल दिए. अच्छा, आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज 2,20,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 50,000. कह रहा है सर जो अनरिकॉग्नाइज का आप देख रहे हो ना, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 220 और 50, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो पूरा टैक्सेबल होता है सैलरी हेड के अंदर. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,50,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 60,000, तो इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जाता है, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो शुरू से टैक्स लग रहा होता है, तो लमसम पे कोई ध्यान देना नहीं होता. व्हाट इज टैक्सेबल पोर्शन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द 24-25. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेना प्लीज. पता है क्यों? क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक कवर्ड अप हो गया जो एग्जाम में पूछ सकते हैं अनरिकॉग्नाइज को लेके. Amount taxable under the head salary. Employer share in the URPF 2,20,000. Okay. Interest on the employer share 50,000. तो ये पूरा सैलरी मान लिया गया. तो हमने क्या सीखा था कि सैलरी पोर्शन, इंटरेस्ट पोर्शन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का सारा टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में. नाउ अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 60,000. सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका होगा, उसका अब ट्रीटमेंट लमसम पे करने की जरूरत नहीं है. बस यही तुमने सीखा इसमें. Will your answer be different? वो फंड mentioned above recognized provident fund. हाँ जी, अगर वो recognized provident fund बोल देगा तो उसमें तो सब कुछ exempt होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है. आपके, अरे यार एक ही क्वेश्चन बचा ही है, मर्जी क्या है, सब मुझे ही करवाना है. ओके, ये है आपका रिकॉग्नाइज्ड वाला. एक हो गया स्टेटरी प्रोविडेंट फंड. सर रिकॉग्नाइज्ड है सर, रिकॉग्नाइज्ड, तो रिकॉग्नाइज में सब कुछ एग्जाम्प्ट होता है क्या? रिकॉग्नाइज में क्या एग्जाम्प्ट होता है जरा बताओ. अगर हम रिकॉग्नाइज की बात करें तो रिकॉग्नाइज में क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% एग्जाम्प्ट होता है, इंटरेस्ट होता है 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है, और जो लमसम मिलता है वो सब कुछ एग्जाम्प्ट होता है. ओके, मिस्टर बी इज वर्किंग XYZ एंड हैज गिवन द डिटेल्स एंड दिस इज इनकम प्रीवियस ईयर 23-24. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो. बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ. DA रिटायरमेंट बेनिफिट का 50% है तो 4,000 हो जाएगा. परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 0.1%. टर्नओवर ड्यूरिंग देयर 50 लाख, ये मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, बोनस 40,000, ग्रेजुएटी 25,000. ओके, ही इज ऑन कंट्रीब्यूशन इन द RPF इज 20,000. एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है 20%. हमें कितना माफ करना है सर? हमें 12% तक करना है, तो 8% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. इंटरेस्ट एक्रूज 13%, हमें 9.5% तक एग्जाम्प्ट करना है, जो रेस्ट हो जाएगा 9.5 के बाद क्या बचा? 5%, यानी 3.5% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा. बस इस पे यही वाला गेम खेलना है तुमको. बेसिक सैलरी 10,000 इंटू 12, DA 8,000 इंटू 12, कमीशन 0.1% ऑफ 50 लाख 5,000. बोनस आपने ले लिया. ग्रेजुएटी के लिए नोट है. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ 1,20,000, जिसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा सर? अप टू 12% एग्जाम्प्ट होगा, 8% टैक्सेबल होगा. तो डायरेक्ट तुम इसमें से 8% टैक्सेबल भी कर सकते थे. ठीक है, इंटरेस्ट जो है 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. नोट पढ़ लेते हैं. ग्रेजुएट रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इज फुली टैक्सेबल. क्यों सर? क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस है. ये बहुत ही अच्छा स्टार लगा लेना यहाँ पे. रिटायरमेंट पे एग्जाम्प्ट होता है ना, और वो भी किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. और हमारे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या ये? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. दूसरी बात, अगर अदर एम्प्लॉय होता, तो अगर पोगा एक्ट में कवर्ड अप होता तो क्या होता? 15/26 का फॉर्मूला लगता. और अगर पोगा एक्ट में कवर्ड अप नहीं होता तो 1/2 से फॉर्मूला लगता. याद आ रहा है? ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट, जितने उसने सर ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, और 6 मंथ राउंडेड ऑफ. और इस वाले में क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज होता है. मतलब अगर पोगा में कवर्ड अप नहीं है तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेते हैं और राउंडेड ऑफ को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF एग्जाम अप टू 12% और बेसिक सैलरी, तो 120, 50% ऑफ 96,000. ठीक है, प्लस 5,000 जो भी उसका टर्नओवर कमीशन है वो, तो 12% आपने निकाल लिया. ये एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है.
Employees contribution to RPF is not taxable. It is eligible for deduction under 80C if you exercise the option of shifting out डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोविडेंट अंडर 115 BAC। तो ये अलग एक ऑप्शन है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ चुका है। तो एक बार जितना भी हमने पढ़ा उसको प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर से सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परक्विजिट्स। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट अच्छे से बना लिए होंगे, टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट दिक्कत रह गई तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बता देना। और मेरी गुरु दक्षिणा के लिए मुझे चाहे तो एक वीडियो पे लाइक और थैंक्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। बट हाँ, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिजल्ट के लिए बुक डेफिनेटली बाय कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो 3 पार्ट्स के ऑडियो हो गए, हम 4th पार्ट का रिवीजन ऑडियो रेडी करने जा रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है रिवीजन ऑडियो फ्रॉम पार्ट 4। ओके, अभी पहले सेक्शन रिकॉल कर लेते हैं। ग्रेचुइटी का सेक्शन था 10-10, पेंशन का सेक्शन था 10-10E, उसके बाद लीव इनकैशमेंट का सेक्शन था 10-10AA, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेक्शन है 10-10B, VRS का सेक्शन है 10-10C। ओके, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, देखो यार इसमें कहानी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा है, बस इतना याद रखो कि एम्प्लॉई जो है उसको हटाया जा रहा है, बॉस हटा रहा है, हो सकता है लॉकडाउन लग रहा हो या फिर उसकी सैलरी मान के चलो उसे अपने यहाँ एम्प्लॉई कम कर रहे हैं, वो हटाना चाहता है अपने एम्प्लॉई को, ठीक है। हो सकता है उसका बिजनेस शट डाउन हो रहा हो, उसका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, जो भी रीज़न हो, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, भैया तुम्हें एम्प्लॉई हम तुमको हटा रहे हैं। उसने कहा ठीक है हटा दो, लेकिन कुछ पैसे तो दो, घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे हम, ठीक है। तो 5 लाख मैक्सिमम, और एज पर द इंडस्ट्रियल एक्ट तुम्हें हम पेमेंट देंगे। अब क्वेश्चन है सर इंडस्ट्रियल एक्ट क्या पेमेंट दोगे, 15/26 मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस और राउंडेड ऑफ इफ इज मोर देन 6 मंथ। ओके, तो ये राउंडेड ऑफ वाला क्वेश्चन हम ग्रेचुइटी में और रिट्रीचमेंट कंपनसेशन में बस करते हैं, बाकी हर जगह नहीं करते। तो 15/26 मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया जी? अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। VRS का क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आके जा चुका है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 10-10C, ये क्या कहता है कि भैया देखो हम ना हर साल ना कुछ एम्प्लॉइज़ को हटाते हैं जो एजेड हो जाते हैं, तो हम ना ऑप्शन देते हैं कि सर अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, हम आपको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, घर पे जाओ एंजॉय करो। लेकिन हाँ, ये एम्प्लॉय जो यहाँ से छोड़ के गया ना वो कहीं दूसरी जगह जाके ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ से जा रहा है, वो परमानेंट जॉब छोड़ रहा है, उसको जॉब करनी ही नहीं है। ओके, 10-10C कहते हैं सर सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कोई भी फ्रैक्शन वगैरह है तो इग्नोर कर देना। नाउ सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, नाउ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5 लाख, विच एवरेज जो लोअर होगा वो हम देख लेंगे। सर रिट्रीचमेंट कंपनसेशन में सैलरी का मीनिंग क्या होगा और इसमें सैलरी का मीनिंग क्या होगा? तो भैया सैलरी का मीनिंग दोनों में मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ़ जो टर्नओवर का तुम्हारा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा प्लस टर्नओवर कमीशन, वो ये आपको लेके चलना है दोनों के अंदर सैलरी का मीनिंग। मैंने लिखवाया नहीं है बट आपको याद रखना है। और हाँ, इस पे जो क्वेश्चन हमने एग्जाम में किया है प्लीज़ मतलब क्लास में जो क्वेश्चन किया उसको प्लीज़ देख लेना यार, अच्छे से एक बार लिख के देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो बाद में ये मत कहना कि मुझे नहीं आता था। जो क्वेश्चन तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो उसके लिए वेट मत करना, बुक आई होप तुम्हारे पास होगी। लेक्चर तुम लोग देख रहे हो साथ के साथ, आई एम एज्यूमिंग इट, और तुम अगर इग्नोर कर रहे हो सिर्फ ऑडियो रिवीजन सुन रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। लेक्चर में क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्लीज़ उसको देख लेना। अभी क्या होता है, एक बच्चे ने मेरे को हाउस का टेक्स्ट भेजा, उसने बोला सर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा लेक्चर नहीं देखे सर, कह रहे मुझे तो लेक्चर पता ही नहीं, मैंने तो बस टेस्ट देखा, मैंने सबमिट कर दिया। बेटा जल्दबाजी मत करो यार, लाइफ जल्दबाजी बन के रह गई है, अटैम्प्ट पर अटैम्प्ट लग जाते हैं बच्चों के। प्लीज़ एक ही अटैम्प्ट दो, सीरियस अटैम्प्ट दो और 100% पास हो जाओ। शॉर्टकट्स मत लो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज नहीं मेहनत करोगे अगला अटैम्प्ट में करनी पड़ेगी, एक बार शिद्दत से कर लो तो रिजल्ट तुम्हारा होगा, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें आज सीखना था और हमने सीखा प्रोविडेंट फंड। सर क्या होता है ये? सर प्रोविडेंट फंड मतलब हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय जी तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे फैमिली वालों के लिए कुछ पैसे तो होने चाहिए बुढ़ापे में, तो आइए आप और मैं मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं और वही पैसे का जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आप ले जाना, सब ले जाना, सब आप ले जाना। गवर्नमेंट का नहीं बेटा, कुछ चीज़ें टैक्सेबल, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट। मैं बताऊंगा कैसे। पहला स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट किया, लेट्स सपोज 1000 रुपीज़, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1000 रुपीज़, दोनों ही टेंशन फ्री है, एग्जाम्प्ट है। ओके, नाउ 2000 रुपये आगे एम्प्लॉय के अकाउंट में, ऐसे ही 12 मंथ उसके पास पैसे आएंगे, पूरा ईयर कंप्लीट होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज़ एम्प्लॉय की साइड से और एम्प्लॉयर की साइड से 100 रुपीज़, अभी भी सबका सब एग्जाम्प्ट है। अब सर जब भाई साहब रिटायर होंगे तो ऑन रिटायरमेंट मान लो जो 10 साल बाद वो रिटायर हुआ तो 24,000 मल्टीप्लाई में 10, मान लो उसको 2.5 लाख 25 लाख जो भी अमाउंट मिल रहा है वो भी लमसम जो भी मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर 10 सबसेक्शन
सॉरी क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। उसके बाद आया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये कहता है जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी उसको। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर अप टू 12% एग्जाम्प्ट मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन हमने किया था, उम्दा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, प्लीज़ उसे कर लेना, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी माफ होगा। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 20% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रखा था, तो 8% जो होगा वो टैक्सेबल होगा, बाकी वाला जो होगा माफ होगा, ओके। और सर इसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी 9.5% तक माफ होगा। क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें 13% था, जो रिमेनिंग 3.5% था उस पर टैक्सेबल है और 9.5 तक एग्जाम्प्ट है। और सर जो लमसम आएगा वो एग्जाम हो जाएगा 10 सबसेक्शन 12। एक क्वेश्चन था हमने स्टडी मेट का किया था हमारी बुक से, हमने एक क्वेश्चन किया उसमें वो पूछता है कि अगर ये आरपीएफ होता तो क्या होता, तो आरपीएफ में लमसम अमाउंट जो मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, ओके। ये हमने यहाँ पे किया। सर सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सर सैलरी का मीनिंग कहीं भी अभी तक आपका सैलरी प्लस DA इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस का 1%, ठीक है। 1% इन द सेंस क्वेश्चन में भी हमने देखा था 0.1% था, 5 लाख या 50 लाख का, तो 5000 समथिंग आया था। तो परसेंटेज कमीशन ऑफ टर्नओवर प्लस DA पार्ट प्लस बेसिक सैलरी, ये 3 चीज़ें आपको लेनी होती है जब भी आपको सैलरी के लिए पूछा जाएगा तब क्वेश्चन के अंदर। फिर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी थी। इसने कहा सर अगर आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आना है, स्टैट्यूटरी वाले की बात नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज में आना है, तो 5 ईयर की सर्विस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने 5 ईयर की सर्विस नहीं दी तो जो भी आपने बेनिफिट लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आप बीमार हो गए थे, इल हेल्थ हो गई थी, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया था, या फिर आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भैया जॉब छोड़ के जाओगे कहीं और मत करना, या फिर वादा किया गया कि भैया यहाँ से तुम जा रहे हो जो भी तुम्हारा बैलेंस ट्रांसफर है हम नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर कर देंगे या फिर NPS में ट्रांसफर कर देंगे, ET CCT। नेक्स्ट आया जी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। भाई साहब ये एकदम लुखो वाला है, इसमें सब कुछ टैक्सेबल है। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, टैक्स इसमें डिडक्शन नहीं मिलती, 80C की डिडक्शन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलती। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, अरे भाई किया है तो जब उसने किया था तभी टैक्सेबल कर दिया ना, तो लमसम पे दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। उसका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है सर उसको इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम उस पर टैक्स लगा चुके हो। अब एम्प्लॉयर भाई साहब ने कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उसको एग्जाम्प्ट कर रखा है कंट्रीब्यूशन के टाइम, लेकिन लमसम पे हम टैक्स लगा देंगे। इंटरेस्ट भी क्या है, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन लमसम पे क्या होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया आपने। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो भी पैसा सबमिट किया था उसको आपने सैलरी तो माना ही नहीं, तो सैलरी जब माना नहीं तो उसका इंटरेस्ट जब आएगा तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट बनेगा नहीं, तो उसको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है लमसम पे उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट करेंगे। फिर जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था या इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था जो भी लमसम पे मिला है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। 2,20,000 क्वेश्चन में था, हमने किया था, आपको याद आ रहा होगा, एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कर लेना। उसके बाद है सुपर एनुएशन फंड, दो होते हैं, एक है अप्रूव्ड एक है अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट जाने वाला है आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की तरह। हाँ, सुपर एनुएशन फंड में अप्रूव्ड वाले में क्या होता है, अप्रूव्ड वाले में एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया 80C में डिडक्शन मिल जाती है, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया अप टू मैक्सिमम 7,50,000, इंटरेस्ट का जो भी है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, लमसम पे जो भी अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। दोस्तों दिस इज ओवरऑल अलाउंस इन आवर सैलरी चैप्टर। अब जो हमारा शुरू होगा दिस इज परक्यूजेड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोग लेक्चर अच्छे से कर रहे हैं, लेक्चर करने के बाद ही ऑडियो सुनेगा ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑडियो आपके एग्जाम टाइम में और टेस्ट टाइम के लिए, ये शॉर्टकट नहीं है आपकी मेहनत और स्टडी का, याद रखिएगा। शॉर्टकट से कभी भी कोई इंसान महाराजा नहीं बनता, किंग नहीं बनता, लाइफ में बड़ी रिजल्ट अचीवमेंट्स नहीं आती। शॉर्टकट्स ऑलवेज तब होते हैं जब 1 सेकंड में जीना और मरना हो। लेकिन अगर पढ़ने का मौका है तो जी जान से मेहनत करो, ढंग से पढ़ो, ताकि पेरेंट्स को तुम पे प्राउड फील हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जिंदगी में कभी मुझे थैंक्स बोलना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404 पे। आपको अगर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही फ्री वाली तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में परक्यूजिट्स की स्टार्टिंग के साथ, एंड यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो मित्रों, आप सभी के अंदर बैठे देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। आप सभी की दुआएं मुझे प्राप्त हो, चाहे आप दो या ना दो, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो भी मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। तो अलविदा चाहूँगा आप सभी से। अपना ख्याल रखिएगा, ढंग से पढ़िएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, और हाँ, एक अटेम्प्ट पढ़िए, सीरियस अटेम्प्ट पढ़िए और इस बार पास हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। थैंक्स बोलना है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लाइक करना है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट रह गया हो जो मैंने कवर अप नहीं किया तो व्हाट्सएप पूछ सकते हैं 9357194004। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।